हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की अगली वीडियो में बेस्ट परफॉर्मिंग और बेस्ट फंडामेंटल्स वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स के कोर कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स मुझे पसंद आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने फेवरेट डेट म्यूचुअल फंड्स की डिटेल एनालिसिस करके भी बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। So just smash the like button, subscribe to the channel और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं जो मुझे पसंद है, और फिर हम बात करेंगे कि उन टाइप्स के अंदर मेरे कौन कौन से फेवरेट म्यूचुअल फंड्स हैं। तो सबसे पहले मुझे पसंद आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड्स सबसे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और इसलिए उनकी रिटर्न हेल्दी रहती है और साथ ही साथ उनमें रिस्क थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। साथ ही साथ मुझे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स भी पसंद आती है, क्योंकि उनमें आपको एक रीजनेबल मिड कैप एक्सपोजर भी मिलता है। तो उनकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में केवल लार्ज कैप फंड से थोड़ी बेहतर हो सकती है, अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी रहती हैं तो। साथ ही साथ मेरी फेवरेट कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, और हमने पिछली 2 वीडियोस में हमने ये बात करी थी कि ये फंड्स मुझे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो किस में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा देखता है इन द करंट इकोनॉमिक एंड मार्केट एनवायरमेंट। इसलिए मुझे मल्टी कैप फंड्स काफी पसंद आते हैं। अब हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे, जो भी रिटर्न्स देखेंगे फंड्स की, जो भी पोर्टफोलियोज देखेंगे, वो सारे के सारे डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान्स के रिटर्न्स होंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखें। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो जब भी लार्ज कैप कैटेगराइजेशन की बात होती है तो मुझे इंडेक्स फंड्स पसंद आते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में केवल 100 कंपनीज होती हैं। तो लार्ज कैप फंड्स में फंड मैनेजर्स के पास बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता, बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि 100 कंपनीज ही होती है और उसके भीतर उनको बेस्ट कंपनीज चूज करनी होती हैं। पर आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। अगर आपको एक्टिव लार्ज कैप फंड्स पसंद आते हैं तो आप उनमें भी चुन सकते हैं। उसमें भी आपको मैं नाम बता दे सकता हूं, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिराई लार्ज कैप फंड। ये सब कुछ 2-3 फंड्स हैं जो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में भी अच्छे फंड्स हैं। पर मेरा प्रेफरेंस ये है कि मैं इंडेक्स फंड्स प्रेफर करता हूं एज फार एज लार्ज कैप फंड्स गो। तो उसमें 2 तरह के इंडेक्स फंड्स होते हैं, एक होते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड्स और एक होते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स। जो निफ्टी इंडेक्स फंड्स होते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 से 50 तक की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले फंड्स 51 से 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले फंड यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करते हैं। इसकी रिटर्न सिंस लॉन्च, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसकी रिटर्न एवरी ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसकी 9.8% के आसपास रही है। इसकी एक्सपेंस रेशियो आप देखिए कितनी कम है, 0.1%। तो वन ऑफ द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियोज वाला ये फंड है, और मुझे इंडेक्स फंड्स में लो एक्सपेंस रेशियो और रीजनेबल एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड्स पसंद आते हैं, इसलिए मुझे ये फंड काफी अच्छा लगता है। अगर इसमें आपने 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 1,07,000 रुपए। अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 1,19,000, और आपने अगर 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती 2,29,000 रुपए। उसी तरह आपने अगर एसआईपी स्टार्ट करी होती 1 साल पहले 10,000 रुपए की एसआईपी, तो आपने इन्वेस्ट किया होता 1,20,000 रुपए और उसकी वैल्यू होती 1,29,000 रुपए। 3 साल पहले आपने अगर 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो आपने लगाए होते 3,60,000 और उसकी वैल्यू होती 3,89,000। 7 साल पहले आपने जो 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो आपने लगाए होते 8,40,000 और उसकी वैल्यू होती 11,21,000। ये आपको दिखाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के क्या फायदे होते हैं। इसकी पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसकी पोर्टफोलियो वैसी ही है जैसी निफ्टी की है। तो जैसा निफ्टी इंडेक्स में पोर्टफोलियो, जैसी कंपनी निफ्टी इंडेक्स में होंगी, वैसी सेम की सेम वेटेज, सेम की सेम पोर्टफोलियो इस फंड की भी होगी, क्योंकि ये फंड एक पैसिव फंड है, ये डायरेक्ट निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करता है। तो निफ्टी की बात करें तो उसमें फाइनेंशियल कंपनीज की सबसे ज्यादा वेटेज है, करीबन 32-35% के आसपास।
उसके बाद एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करता है। सबसे बड़ी कंपनीज अगर देख ली वेटेज के हिसाब से तो आपको पता होगा निफ्टी और सेंसेक्स में सबसे बड़ी वेटेज अगर किसी की है तो आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की है 13.97, ऑलमोस्ट 14% की निफ्टी में। फिर एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस। तो इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनीज है, वो निफ्टी इंडेक्स के अंदर आ जाती है। तो ये आपको फायदा हो जाता है इफ यू इन्वेस्ट इन निफ्टी इंडेक्स फंड। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इसने 7.3% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में इसने कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं 5.9% के, और ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं है, ये कंपाउंडेड रिटर्न्स है, सीएजीआर जिसे बोला जाता है, कैगर। तो ये साल दर साल इसने एवरेज कितने रिटर्न्स दिए हैं, कैगर आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो 5.9% के कैगर रिटर्न्स इसने 3 साल में दिए हैं, 12.6% के कैगर रिटर्न 7 इयर्स में दिए हैं, और ऑल टाइम की बात करें तो 9.8% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने इसमें 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू हो जाती 2,30,000 रुपए, बेस्ड ऑन द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दैट दिस फंड हैज प्रोवाइडेड। अगली फंड है हमारी निफ्टी नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 फंड्स मुझे इसलिए पसंद आते हैं, जो हम अगले 1 मिनट में इसकी पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको समझ में आया कि कितनी धाकड़ कंपनीज इसके अंदर होती हैं। इसने पिछले कुछ 3 से 5 साल में उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि जो इंडेक्स की ग्रोथ रही है वो लॉपसाइडेड रही है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज ने उसकी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए जो ग्रोथ रही है बहुत ही लिमिटेड रही है। ब्रॉडर मार्केट्स ने उतना परफॉर्म नहीं किया, इसलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 ने पिछले 3 से 5 साल में परफॉर्म नहीं किया है। पर जब आप इसके अंडरलाइन कंपनीज, इसकी पोर्टफोलियो की कंपनीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी अच्छी पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। अगर आप लंबे समय की बात करें, 2013 से अभी तक की बात करें रिटर्न सिंस लॉन्च, तो इसने निफ्टी से भी बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। निफ्टी में हमने देखा था कि ये रिटर्न्स करीबन 9.8% थे, और यहाँ पे वो रिटर्न्स 11.4% के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स यूजुअली निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.4% के आसपास। अगर आपने 1 साल पहले इसमें लमसम लगाया होता तो उसकी वैल्यू आज होती 1,08,000। 3 साल पहले आपने अगर 1 लाख लगाए होते तो उसकी वैल्यू 1,000 कम होती, 99,000 ही होती। तो ये आपको दिखा रहा है कि 3 साल में इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको ग्रो तो नहीं किया है, उससे कम कर दिया है उल्टा। तो इसलिए मैंने कहा कि 3 से 5 साल के भीतर इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन इसकी जो अंडरलाइन कंपनीज है वो इतनी तगड़ी है कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जरूर अच्छा परफॉर्म करेगा, इवन निफ्टी से भी बेटर परफॉर्म करेगा, मेरा ऐसा ओपिनियन है। अगर आपने 7 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू आज के डेट में होती 2,74,000। तो लॉन्ग टर्म में ही आप इसकी देख सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस है। उसी तरह आपने अगर SIP 10,000 की SIP अगर पिछले साल स्टार्ट करी होती तो उसकी वैल्यू होती 1,28,000। आपने इन्वेस्ट किया होता 1,20,000 और उसकी वैल्यू होती 1,28,000। 3 साल पहले आपने अगर 10,000 रुपए की SIP करी होती, आपकी इन्वेस्टमेंट होती 3,60,000 और उसकी वैल्यू होती 3,63,000। अगर 7 साल पहले आपने 10,000 की SIP स्टार्ट करी होती तो आपने इन्वेस्टमेंट करी होती 8,40,000 और उसकी वैल्यू होती 11 लाख। अगर अंडरलाइन पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जहां पे कि निफ्टी में हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका वेटेज 32-35% के आसपास था, यहाँ पे वो परसेंटेज 23-24% के आसपास है। तो एक तरह से ये दिखाता है कि कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का। इसमें फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, FMCG सर्विसेज, बहुत सारे सेक्टर्स की कंपनीज इसमें कवर हो जाती हैं। देखिए इसमें कितने धाकड़ कंपनीज हैं। हालांकि SBI लाइफ इस महीने के अंत से निफ्टी इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। SBI लाइफ और डिवीज लेबोरेटरीज ये दोनों निफ्टी में मूव करने वाले हैं, बट उसकी आगे की अगर आप कंपनीज देंगे तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इसको डीमार्ट के नाम से आप जानते हैं, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ICICI लॉम्बार्ड, ऑरोबिंदो फार्मा, इन्फो एज जिसको आप नौकरी, जोमैटो, इन सब के नाम से जानते हैं, लुपिन, पिडिलाइट जैसी धाकड़ कंपनी इस इंडेक्स में, कोलगेट पामोलिव जैसी अच्छी कंपनी इस इंडेक्स में है, मारिको, पेट्रोनेट, LNG। सो आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी कंपनीज को अपने अंदर लिए हुए है। प्लस आप देखेंगे कि इसकी जो वेटेज है कंपनीज की वो बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी की वेटेज इसमें 13-14% है। तो इसलिए मुझे ये इंडेक्स काफी पसंद आता है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपनीज की फ्लेवर आपको मिल जाती है और जो वेटेज है वो भी काफी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 1 साल में इसने करीबन 7% का रिटर्न दिया है। 3 साल में अभी भी आप देखेंगे कितना ये फ्लैट परफॉर्मेंस इसका रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स रहे हैं इसके 3 साल के भीतर भी। लेकिन अगर 7 साल की बात करें तो इसने आपको 15.5% का कैगर रिटर्न दिया है, कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है। और अब देख सकते हैं कि 3 साल 2018 से लेकर अभी तक
करीबन 3 साल में इसने फ्लैट रिटर्न्स दिए हैं, यहाँ पे भी इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। बट 7 साल की बात करें तो इसने बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिखाए। ऑल टाइम की बात करें तो निफ्टी में आपने देखा होगा 9.8 9.9% के रिटर्न थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी ऑल टाइम रिटर्न 11.4% है। इसलिए मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड काफी पसंद आता है। अगली टाइप की अगर बात करें तो हम बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड की। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसकी रिटर्न सिंस लॉन्च अगर देखें तो 21.6% के आसपास, तो कितनी धाकड़ रिटर्न, 21.6% की धाकड़ रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड की है। एक्सपेंस रेशियो इसकी रीजनेबल सी है, कैटेगरी एवरेज के आसपास 0.85%। अगर आपने इसमें 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती 1,18,000 आज के डेट में। 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती 1,28,000। 7 साल पहले अगर आपने 1 लाख का लमसम किया होता और उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती तो उसकी वैल्यू होती 5,40,000 के आसपास आज की डेट में। उसी तरह आपने अगर 10,000 की एसआईपी पिछले साल स्टार्ट करी होती तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 1,35,000 होती। आपने इन्वेस्टमेंट करा होता 1,20,000 और उसकी वैल्यू होती 1,35,000। उसी तरह 3 साल पहले आपने अगर 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती 3,60,000 और उसकी वैल्यू होती 4,21,000। 7 साल पहले आपने अगर 10,000 की एसआईपी करी होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती 8,40,000 और उसकी वैल्यू होती ऑलमोस्ट डबल 15,35,000। तो इस फंड ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही धाकड़ रिटर्न प्रोवाइड किया आपको। हमने पिछले 2-3 वीडियोस में ये बात करी और इस वीडियो के भी स्टार्ट में आपसे बात करी थी कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो काफी मुझे पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जितनी भी मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर होती है वो आपको मिल जाती है। हालांकि ये फंड मल्टी कैप नहीं है बट फिर भी आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो मिड कैप में इसकी काफी ज्यादा एक्सपोजर है और मिड और स्मॉल कैप मिला के आपको ये ओवर 40% एक्सपोजर दे रहा है उस सेगमेंट ऑफ द मार्केट में। तो आपको अलग से मिड कैप और अलग से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अगर ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स काफी अच्छे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर इसकी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलमोस्ट 30% इसका एक्सपोजर है, एनर्जी में उसके बाद करीबन 10% का एक्सपोजर है, टेक्नोलॉजी में भी 10% का एक्सपोजर है। उसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स में इसकी एलोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टीसीएस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एसबीआई, तो जो इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है, जो सबसे अच्छी कंपनी, फंड मैनेजर उनमें इन्वेस्ट करता है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इसकी पोर्टफोलियो एलोकेशन है। इसकी जो वेटेजेस भी हैं तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। इसकी अगर थोड़ी और डिटेल डिस्कशन करें तो आप देखेंगे कि इसकी जो रिस्क मेजर है, जो इसका रिस्क फैक्टर है, वो अपनी कैटेगरी से ही मिलता जुलता है, एवरेज है, बट रिटर्न्स एवरेज से कहीं ज्यादा है। तो सेम डिग्री ऑफ रिस्क पे आपको ये रिटर्न ज्यादा प्रोवाइड करता है कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। यही आप इस ग्राफ में भी देख पा रहे हैं। ये जो ब्लू डॉट है ये दिखा रहा है कि जो ये फंड है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, उसकी रिटर्न्स अपने कैटेगरी से बेटर है एट द सेम रिस्क लेवल। ये एक्स एक्सिस यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है एज कैटेगरी, बट फिर भी आपको ये रिटर्न्स वाई एक्सिस पे बेटर प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू द कैटेगरी। और यही आप इस बॉटम चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये ब्लू लाइन ये दिखा रही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 इस फंड ने क्या रिटर्न प्रोवाइड किया कंपेयर टू द कैटेगरी। तो कैटेगरी और इंडेक्स के कंपैरिजन में इस फंड ने बहुत ही तगड़े रिटर्न प्रोवाइड किए। अगर रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो एक साल में इसने 17.7 ऑलमोस्ट 18% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इस मार्केट के स्टीप गिरावट के बाद भी, स्टीप डाउनटर्न के बाद भी इसने आपको एक साल में 18% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 3 साल में इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ रही है 8.5%। 7 साल में 27%, 27% के कंपाउंडेड रिटर्न दिया। और आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि अपने इंडेक्स को, इसका इंडेक्स है S&P लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स, उसके रेस्पेक्ट में इसने आपको कितनी बड़ी अल्फा क्रिएट करके दिखाई है। ऑल टाइम की अगर बात करें तो इसके कंपाउंडेड ग्रोथ रहे हैं 21.6%, तो ऑलमोस्ट 22% की कंपाउंडेड ग्रोथ इस फंड ने आपको दी है। अगर 7 साल पहले आपने इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 5.4 लाख, 5.5 लाख के आसपास। अपने नेक्स्ट स्टार परफॉर्मिंग फंड की अगर बात करें तो इसका नाम शायद आपने जरूर सुना होगा। आजकल ये फंड बहुत चर्चा में है, बहुत पॉपुलर है और रिटेल इन्वेस्टर्स इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसके रिटर्न प्रोफाइल इन द लास्ट ईयर बहुत ही शानदार रही है। इसका नाम है पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड।
इसकी अगर रिटर्न प्रोफाइल की अगर बात करें तो रिटर्न सिंस लॉन्च इसका रहा है 17.4% के आसपास। एक्सपेंस रेशियो है 1.07, जो ऑलमोस्ट अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। लेकिन इसकी आप टर्नओवर देखिए, टर्नओवर क्या होता है कि कितना चर्न किया जाता है अपने पोर्टफोलियो को। तो ये जितना कम हो एक तरह से उतना अच्छा है, क्योंकि आपको ये दिखाता है कि जो फंड मैनेजर है वो उसकी कितनी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है, वो कितना कम चर्न करता है अपने पोर्टफोलियो को। केवल 4% की टर्नओवर है, तो ये दिखाता है कि इस फंड में कंपनी बेची और खरीदी बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली, बहुत ही रेयरली उसकी बाई सेलिंग होती है। फंड मैनेजर ने लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से इस पोर्टफोलियो को क्रिएट किया है। तो टर्नओवर रेशियो जितना कम हो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि वो दिखाता है कि फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर एक साल पहले आपने इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू होती 1,27,000। तो ऑलमोस्ट 27% का एक साल में इसने आपको रिटर्न दिया है। इसलिए ये फंड अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की जवान पे चढ़ा हुआ है। 3 साल पहले आपने अगर 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू होती आज की डेट में 1,47,000। 7 साल पहले की 1 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट आज बन चुकी होती 3,33,000। अगर एक साल पहले आपने अगर 10,000 की SIP स्टार्ट करी होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती 1,20,000 और इसकी वैल्यू होती आज की डेट में 1,47,000। उसी तरह आपने अगर 3 साल पहले 10,000 की SIP स्टार्ट करी होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती 3,60,000 और आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 4,69,000, 4,69,000। 7 साल पहले स्टार्ट करी हुई 10,000 की SIP की इन्वेस्टमेंट होती 8,40,000 और उसकी वैल्यू आज की डेट में होती 14,70,000। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसने कितना शानदार कैपिटल अप्रिसिएशन करके दिया है आपको। इसकी पोर्टफोलियो की अगर नजर डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टी कैप फंड है तो आप इसमें देख सकते हैं मिड कैप एक्सपोजर 26% है, स्मॉल कैप एक्सपोजर 10% है। तो मिला के करीबन 35 से 40% का आपको मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर आपको मिल जाता है। तो एक फंड में आप इन्वेस्ट करें और उसी से आपके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैपिटलाइजेशन के एक्सपोजर का ध्यान रखा जा सकता है एक ही फंड से। इसकी अगर पोर्टफोलियो के सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही हेवीली इन्वेस्टेड फंड है। आप देख सकते हैं इस फंड की एक और खासियत है जो बाकी फंड्स में आपको नहीं दिखेगा, बहुत ही कम फंड्स में ये बात है कि ये फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसकी मैंडेट है कि 65% इसको इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है और 35% तक ये फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करेंगे तो Amazon, अल्फाबेट यानी कि गूगल, इसी तरह फेसबुक, सुजुकी, ये सभी बाहर की कंपनीज हैं। सुजुकी जापान की कंपनी है, फेसबुक, Amazon और गूगल के बारे में आपको पता ही होगा कि ये अमेरिका की कंपनीज है। तो ये बाहर के फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली और आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फंड में कि आपको अलग से फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की, वो टेंशन लेने की, अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस एक फंड में इन्वेस्ट करने से आपको डोमेस्टिक इक्विटी में एक्सपोजर तो मिलता ही है, साथ ही साथ फॉरेन इक्विटी में भी एक्सपोजर मिलता है। इसके अगर कुछ और डिटेल्ड एनालिसिस देखें तो यहाँ पे देखें कि कैटेगरी के रेस्पेक्ट में इसकी रिस्क लो है। तो कैटेगरी के रेस्पेक्ट में ये एक लो रिस्क फंड है, बट रिटर्न्स की प्रोफाइल इसकी हाई है कंपेयर टू द कैटेगरी। तो आपको और क्या चाहिए, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हुआ ना, क्योंकि आपने रिस्क सबसे कम लिया इस फंड के थ्रू और रिटर्न आपकी सबसे अच्छी आई। ये फंड मुझे काफी रेस्पेक्ट्स में पसंद आता है। एक तो है कि इस पोर्टफोलियो की चर्न कम है, टर्नओवर कम है, फंड मैनेजर इसके ठक्कर साहब बहुत सही फंड मैनेजर हैं। कि जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, वो मुझे वैल्यू फंड के जैसा ये दिखता है। इस टॉप राइट ग्राफ में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो रिस्क दिखा रही है और वाई एक्सिस रिटर्न दिखा रही है। तो रिस्क के रेस्पेक्ट में ये कैटेगरी से कम रिस्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में ये टू द लेफ्ट ऑफ द कैटेगरी है और रिटर्न के रेस्पेक्ट में ये कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये कैटेगरी से ऊपर है ऑन द वाई एक्सिस। तो इस चार्ट में आप देख पाएंगे कि सारे फैक्टर्स के हिसाब से ये फंड बहुत ही अच्छा और परफॉर्मर है। आप इस बॉटम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि कैटेगरी को और इंडेक्स को किस तरह से आउट परफॉर्म किया है इस फंड ने ओवर द लॉन्ग रन। अगर रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो एक साल में इसने 30% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न आपको निकाल के दिया है। 3 साल में इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ रही है 14.4%, 14.4% के आसपास। 7 साल में इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ रही है 19%, बहुत ही शानदार। ऑल टाइम की अगर बात करें तो इसने आपको 17.4% के शानदार रिटर्न्स दिखाए। अगर 7 साल पहले आपने अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी होती तो 19.2% के कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ आज की डेट में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,40,000 के आसपास होती। अगले फंड की अगर बात करें तो वो भी मल्टी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द
फेवरेट फंड्स है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। इसकी रिटर्न सिंस लॉन्च रही है 14.2%। एक्सपेंस रेशियो इसकी कैटेगरी के आसपास ही है 0.7% के आसपास। अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करा होता तो उसकी वैल्यू आज की डेट में होती 1,05,000, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले एक साल में कितनी डाउन टर्न रही है मार्केट में, तो ऑलमोस्ट फ्लैट से रिटर्न्स हैं। 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू होती 1,12,000, और 7 साल पहले आपकी 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आज बन गई होती 3,08,000 के आसपास। उसी तरह आपने अगर SIP स्टार्ट करी होती 10,000 की तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती 1,20,000, जिसकी वैल्यू होती 1,27,000 आज की डेट में। 3 साल पहले स्टार्ट करी हुई 10,000 की SIP की इन्वेस्टमेंट होती 3,60,000, जिसकी वैल्यू आज की डेट में होती 3,85,000। उसी तरह 7 साल पहले स्टार्ट की गई 10,000 की SIP की इन्वेस्टमेंट होती 8,40,000 और उसकी वैल्यू होती 12,29,000 के आसपास। इसमें भी आप देख सकते हैं कि चूंकि ये मल्टी कैप फंड है तो इसमें भी आपको मिला के करीबन 30% मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाता है। तो आपको अलग से मिड और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको सफिशिएंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर एक ही फंड से मिल जाता है। अगर इसकी सेक्टर एलोकेशन पर नजर डालें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसके सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, करीबन 25-26% के आसपास। फिर एनर्जी में रिलायंस आ जाता है, तो वो एनर्जी की जो सेक्टर एलोकेशन है उसको काफी बढ़ा देता है, क्योंकि रिलायंस अभी तक एनर्जी में काउंट होता है। कंस्ट्रक्शन, FMCG, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इसी तरह काफी सारे सेक्टर्स में इसके इन्वेस्टमेंट्स है। अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस ऑफ कोर्स 9.5% के साथ इसकी टॉप होल्डिंग है। फिर HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, TCS, HUL, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, तो सारे मिला के जो इसको टॉप होल्डिंग्स है काफी अच्छी कंपनीज है। इसकी अगर थोड़ी और डिटेल देखें तो इसकी जो रिस्क है कंपेयर टू द कैटेगरी वो एवरेज है, सेम लेवल ऑफ रिस्क है, बट उसी लेवल ऑफ रिस्क पे ये अबव एवरेज बेटर देन कैटेगरी रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करता है। आप इस ग्राफ में अगर देखें तो इसकी रिस्क अपने कैटेगरी से कम है, आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे देखेंगे तो अपनी कैटेगरी से बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है। यही आप इस बॉटम चार्ट में देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसने अपने कैटेगरी और इंडेक्स दोनों को ही कंफर्टेबली बीट किया है। इसके अगर रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो एक साल में इसने ऑलमोस्ट 5% के रिटर्न दिए हैं। 3 साल में इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ रही है 3.9%। 7 साल की बात करें तो बहुत ही धाकड़ 17.5% के रिटर्न। ऑल टाइम की अगर बात करें तो 14.2% की बहुत ही हेल्दी कंपाउंडेड ग्रोथ रही है। अगर आपने इसमें 7 साल पहले 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करी होती तो 17.5% के कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ उसकी वैल्यू आज हो गई होती 3,10,000 के आसपास। अब यहाँ पे क्विक एक देख लेते हैं कि इन सभी फंड्स में से किसी में भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करें, और हमने कुछ देखा कुछ फंड्स ने 14% के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिए हैं, तो कुछ फंड्स ने 21% के, तो कुछ फंड्स ने 27% के रिटर्न दिए। बट एवरेज आप अगर 15 से 17% और 18% के रिटर्न माने, मैंने यहाँ पे 17% का इलस्ट्रेटिव नंबर लिया, आप इसको 15 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, बट कुछ भी आप अगर यहाँ पे एक अजम्पशन के लिए मान के चलें और आपने 20,000 की SIP, मंथली SIP 20,000 की है और उसको 35 ईयर्स, लेट्स से आपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया एट द एज ऑफ 20, 22, 25, तो आपके पास 30 से 35 साल का टाइम होराइजन है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस 35 साल के टाइम होराइजन में 20,000 की SIP, मंथली SIP आपको 17% के हिसाब से 52 करोड़ 52.6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है। इसमें से ये ऑरेंज पार्ट इस पाई चार्ट में आपको दिख रहा होगा, केवल ये ऑरेंज पार्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपने इन्वेस्टमेंट की। आपने इन्वेस्टमेंट की है केवल 84 लाख की, और उसकी जो ग्रोथ हुई है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 35 साल के बाद हो जाएगी 52 करोड़। तो आपने 1 करोड़ से भी कम का इन्वेस्टमेंट किया है और वो मल्टीप्लाई हो गया ऑलमोस्ट 60 टाइम। तो 60 टाइम्स की ग्रोथ दी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं इन इक्विटी तो ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आपको दिख सकता है। तो मैं ये केवल इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई रिटर्न की गारंटी ऑफ कोर्स नहीं होती है कि ये 17% होगा या 12% या 10% होगा। आप कोई भी अपने हिसाब से फिगर लेके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। मेरी एडवाइस रहती है कि 10 से 12% की आप रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखें जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। बट हमने यहाँ पे जो फंड्स देखे उसकी जो रिटर्न प्रोफाइल रही है वो 15 से 20% के बीच में रही है, इसलिए मैंने इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 17% का फिगर लिया। तो आप कोई भी एक नंबर लें, कोई भी एक्सपेक्टेशन रखें, आपकी जितनी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी, आपकी जो एक्सपीरियंस होगी वो उतनी अच्छी होगी, आपके नेगेटिव सरप्राइजेस उतने कम मिलेंगे। तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें वो मेरी एडवाइस है कि आप 10 से 12% के रिटर्न के हिसाब से करें।
मेरे ओवरऑल थॉट्स की अगर बात करें तो एक और ऑनरेरी मेंशन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा एक्सिस मल्टी कैप फंड। इसकी जो हिस्ट्री है वो अभी 2-2.5 साल की ही है, तो बहुत लंबी हिस्ट्री मुझे नहीं दिखी, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके रिटर्न प्रोफाइल्स और पोर्टफोलियो डिस्कस नहीं करे। बट आप अगर इसकी पोर्टफोलियो पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि बहुत ही धाकड़, बहुत ही अच्छी कंपनीज, बहुत ही अच्छी स्टॉक सिलेक्शन इस फंड की रहती है, और इसने पिछले 1 साल में परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया एक्सिस मल्टी कैप फंड ने। तो इस फंड पे भी आप नजर रख सकते हैं। चूंकि इसकी हिस्ट्री थोड़ी शॉर्ट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर रेकमेंड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि आप एक्टिव और पैसिव दोनों ही फंड्स, एक्टिव फंड्स तो हमने डिस्कस किए ही, कितने सारे मल्टी कैप फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने 2 पैसिव फंड्स जो इंडेक्स फंड्स थे, यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड और आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड, तो ये दोनों इंडेक्स फंड्स हमने डिस्कस किए। आपकी जो भी प्रेफरेंस है या जो भी थॉट प्रोसेस है, उस हिसाब से आप एक्टिव एज वेल एज पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि जब आप लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो आप पैसिव फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, और जब आप मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की बात करें तो आप उस केस में एक्टिव फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना करें, जो मैंने यहाँ 2 पॉइंट पे लिखा है कि आप हर गोल के लिए 1 से 2 फंड मैक्सिमम, और डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी गोल्स यू हैव, अगर आपके 5 गोल्स है, लेट्स से आपको घर बनाने के लिए कुछ फंड्स इकट्ठा करने हैं, आपको गाड़ी लेनी है, आपकी चाइल्ड एजुकेशन की गोल है, आप लॉन्ग टर्म मेडिकल या हेल्थ इमरजेंसी के लिए कुछ फंड्स इकट्ठा करना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी गोल्स यू कैन हैव 1 to 3 फंड्स। और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि हर फंड में करीबन 50 से 60 स्टॉक्स होते हैं। तो जब आप 10 म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट समझ लो कि आपने 250 से 300 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना लिया। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को हैम्पर कर सकता है, हार्म कर सकता है। इसलिए मेरी राय रहती है कि आप 1 से 3 फंड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ गोल्स यू हैव। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अलग अलग अपने गोल्स के लिए अलग अलग फंड्स भी रख सकते हैं, ताकि आपकी जो एसेट एलोकेशन, जो हम यहाँ पे नीचे चर्चा करेंगे कि जो आपकी रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आसान रहता है। अगर आप हर गोल के लिए अलग अलग फंड्स रखते हो तो आपकी जो एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि हर गोल का ड्यूरेशन अलग होता है। तो आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो हर साल अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग तरीके से चेंज होगी। तो अगर आप हर गोल्स के लिए एक ही फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो वो एसेट एलोकेशन है बहुत ही हॉच पॉच हो जाएगी, बहुत ही डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाएगी। तो मेरी एडवाइस रहती है कि आपके जितने गोल्स हैं उस हिसाब से आप उतने नंबर ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही फंड में, अगर आपको 1 ही या 2 फंड बहुत पसंद आते हैं और आप उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग एसआईपी कर सकते हैं उन्हीं 2 फंड्स में। तो एक एसआईपी उसी फंड की, एक एसआईपी आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए रख सकते हैं, दूसरी एसआईपी उसी फंड में आप अपने घर बनाने के लिए रख सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इस हिसाब से आप अपनी एसेट एलोकेशन, अपनी रीबैलेंसिंग को मैनेज कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। So you should definitely subscribe to the channel and remain posted for further updates. आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।